हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर हम ऑलरेडी जो है वो 180 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर चुके हैं। आज हम 181 से शुरू करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं 181 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। पूछ रहे हैं द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम। हमें जो है रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चार क्वांटम नंबर का जो है वो करेक्ट सेट बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट जो है वो सेट है। रुबिडियम जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर 37। इससे पहले नोबल गैस हमारे पास क्रिप्टन आती है 36। तो इसके बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है रुबिडियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है 5s1। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5s1 में जाता है। इससे पहले जो है वो हमारी क्रिप्टन होती है 36 क्रिप्टन के हो जाते हैं और अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो 5s1 में जाता है। तो इसके लिए अगर हम क्वांटम नंबर्स लिखें तो ये वाला हमें n देता है, मतलब कि n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें n की वैल्यू 5 है। तो फोर्थ ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू 6 गिवन है। उसके बाद s है, s शब्द जो है वो हमें l की वैल्यू देता है और s कब होता है जब l की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब कि l की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पे l की वैल्यू 1 दी है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे l की वैल्यू 1 दी है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 181 के लिए जो हमारा करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेगा वो 500 एंड प्लस हाफ बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 182 क्वेश्चन। Give the set of possible quantum numbers that describe the highest energy electron in the neon when the atom is in its first excited state। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं हमें नियोन का जो है वो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है जब वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगी। अगर हम नियोन लिखें, नियोन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास होती है 2s2 2p6। एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी तरह से इसकी जो है फुली कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके आगे 3s होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p5 एंड 3s1। ये इसकी पहली एक्साइटेड स्टेट बनेगी। ये वाली जो है ये ग्राउंड स्टेट है। हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बतानी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया एक्साइट होके, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इसके लिए 3 हो जाएगी। s सब शेल हमें क्या बताएगा कि l की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 2 नहीं हो सकता, n की वैल्यू 3 के लिए 3 ऑप्शंस है, लेकिन l की वैल्यू 0 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो 182 का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन 3s1 में गया तो n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। l की वैल्यू 0 यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 183। द डाई पॉजिटिव मेटल आयन हैज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s0। द नेम ऑफ द एलिमेंट इज। एक डाई पॉजिटिव मेटल है, मीन्स की उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया गया तभी उसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आया। उसका जो डाई पॉजिटिव मेटल है उसकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास 3d10 4s1। हमें नाम बताना है कि उसका क्या होगा। तो इस एलिमेंट का नाम हमारा जिंक होगा। जो जिंक होता है, जिंक के पास अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 3d10 4s2। तो यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गए हैं, इसलिए ये बन जाएगा 3d10 4s0। तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये हो गया जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव की जो हमें कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे गिवन थी, हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे 4s2 में आ जाते, तो जो कि बनता है हमारे पास जिंक। 30th नंबर पे आता है हमारा जिंक। और इससे पहले जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे आर्गन के हो जाएंगे और 12 इलेक्ट्रॉन ये होगी। 18 + 12 हमारे पास 30, मतलब कि ये जिंक का एटम, जिंक का एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 184। द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस बिलोंग्स टू। एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में जो है वो बिलोंग करता है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा जो है वो ये क्रोमियम है हमारे पास 3d5 4s1 क्रोमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रोमियम जो है वो हमारा ग्रुप 4 का एलिमेंट है। तो इसका आंसर जो होगा 184 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ग्रुप 4। नेक्स्ट है हमारे पास अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2k L5 and 11m and 2n electron. The total number of s
इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज, हमें पहले तो टोटल करने पड़ेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एन में एम में जो है वो 11 है, उसके बाद जो है वो एन में 2 है। तो टोटल करेंगे तो ये हो गया 10, 10 प्लस 11 21, 21 प्लस 2 23, ये हो गया हमारे पास 23। इसका जो एटॉमिक नंबर है मतलब कि जो जेड है वो हमारे पास 23 है। 23 पे हमारे पास आता है वेनेडियम, मतलब कि वेनेडियम की बात कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि वेनेडियम में टोटल एस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 6, ये हो गया 10, 10 2 12, ये हो गया 3p6 4s2 10 10 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 3D में कितने जाएंगे, 3D में हमारे पास जाएंगे 3, ये हो गया 4s2 3D 3। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास वेनेडियम की। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि सिर्फ एस वाले इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो एस वाले काउंट कर लो। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि एस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 185 के लिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिर्फ एस का पूछा था। अगर हमसे पी के पूछे होते कि पी में कितना है, तो पी में 6 प्लस 6 हमारे पास टोटल आते 12, और अगर डी में पूछा होता तो डी में सिर्फ 3 ही है। पी में हमारे पास 12, एस में हमारे पास 8 और डी में हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें किसी के भी पूछे जा सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास 186 क्वेश्चन। 186 है हमारे पास, द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन Fe3 पॉजिटिव आयन इज, हमें बताना है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो कितने हैं इसके अंदर, Fe3 पॉजिटिव के अंदर। हमारा जो आयरन होता है, आयरन जो होता है वो हमारे पास 26 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, Fe3 पॉजिटिव बना, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, 23। जो हमारा Fe होता है, Fe की हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 4s2 3d6। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने, तो 3 जब निकालेंगे तो पहले 4s वाले निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकलेगा, मतलब कि ये हो जाएगा 4s0 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने थे, पहले हमेशा एस वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 4s वाले, क्योंकि ये बाहर वाला लेवल है। 4 बाहर होगा, 3 अंदर होगा, इसलिए पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो ये हो गया 0, 2 ही निकले, लेकिन हमें 3 निकालने थे, तो 1 जो है वो डी से जाएगा। तो अब हमसे पूछा था हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो अब डी में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमें बाय द हुन्स रूल पता है कि पहले सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर पेयर होता है। तो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक ऑर्बिटल्स में गए हैं, तो पांचों के 5 ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड होंगे इसके अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। 186 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। पांचों के 5 ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फील्ड होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक। हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पीसीज डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और अगर कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाए तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर सारे के सारे पेयर हो जाए इलेक्ट्रॉन तो उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी एक भी बच जाए तो उसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो डायमैग्नेटिक है। सबसे पहले हमारे पास टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 22, 2 इलेक्ट्रॉन। और टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हमारे पास होती है 4s2 एंड 3d2। ये होती है हमारे पास टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, इसके 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 4s0 3d2। और डी में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि दोनों के दोनों अनपेयर्ड होंगे। तो ये वाला जो है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव।
जिंक जो होता है वो हमारा 30th नंबर पे आता है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास होती है 4s2 3d10। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s0 3d10 और डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हमारा जिंक 2 पॉजिटिव जो होगा वो इसका आंसर होगा, वो एक एग्जाम्पल होगा हमारे पास डायमैग्नेटिक का, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे पेयर हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से फुली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन ही उसमें आ सकते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल नहीं है। तो 187 के लिए आंसर हमारा होगा बी, जिंक 2 पॉजिटिव इज अ डायमैग्नेटिक। बाकी के सारे जो है वो पैरामैग्नेटिक होंगे, आप चेक कर सकते हो इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 188, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। किसके पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हमें ये बताना है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हमें बेसिकली यही चेक करना है कि इसमें से कौन से ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम Mn2 पॉजिटिव का देखते हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। Mn जो है वो हमारे पास 25 नंबर पे आता है, Mn जो है वो हमारे पास 25 नंबर पे आता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 4s2 3d5। अब हमें क्या करना है, हमें Mn2 पॉजिटिव का निकालना है। तो Mn2 पॉजिटिव का निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी 4s0 एंड 3d5। अब यहाँ पे पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल आएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो ये 5 के 5 जो है वो अनपेयर्ड होंगे। तो यही हमारा आंसर होगा, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी के अंदर अनपेयर्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर 188 के लिए ऑप्शन ए, क्योंकि 5 से ज्यादा अनपेयर्ड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। Mn भी जो है वो डी ब्लॉक है, मैग्नीशियम आयरन भी डी ब्लॉक में आता है, आयरन 2 पॉजिटिव भी, और क्रोमियम भी जो है वो डी ब्लॉक में आता है। तो इनके अंदर मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते थे वो 5 ही हो सकते थे, और वो हमारे पहले में मैग्नीशियम में ही हमें जो है वो पांचों के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो हमारा इसके लिए आंसर जो होगा वो 188 के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। Mn2 पॉजिटिव जो है उसके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 189th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग m इज इक्वल टू -1 इन द फॉस्फोरस एटम। हमें फॉस्फोरस एटम के बीच में बताना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास, जिनमें जो है वो Mn की वैल्यू -1 होगी। पहले तो फॉस्फोरस की जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। फॉस्फोरस जो है वो हमारे 15 नंबर पे आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया 2 4 6 4 10 10 2 12, बचे कितने 3, तो 3p में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है हमारे पास, हमें m इज इक्वल टू -1 के लिए बताने हैं। s में तो जो है वो 1 आता ही नहीं है। हम अगर m की वैल्यू देखते हैं तो m की वैल्यू जो है वो -l से लेके +l तक वेरी करती है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 1 आएगा नहीं, इसमें भी 1 नहीं आएगा, इसमें -1 आएगा। और -1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसमें भी एक -1 आएगा, और उसमें जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। टोटल इलेक्ट्रॉन जो m इज इक्वल टू -1 में आएंगे वो हमारे पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार इसको बना के भी दिखा देता हूँ। हमारे पास 2p के 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे 2p के, एक +1 का होगा, एक 0 का होगा और एक -1 का होगा। क्योंकि 2p6 पूरी तरह से फील्ड है तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर होंगे। तो यहाँ पे इस -1 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे, उसके बाद अगर हम 3p का बनाए, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके लिए भी एक +1 का, एक 0 का, एक -1 का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हमें -1 वाला चेक करना था, तो एक इलेक्ट्रॉन है -1 में, और यहाँ पे -1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ से और एक यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि -1 में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन, द नाइट्राइड आयन विल हैव। हमें बताना है कि नाइट्रोजन के पास जो है वो 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। हमें नाइट्राइड
N3 नेगेटिव में बताने हैं कि कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 से बढ़ के 7 + 3 10 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन जो है वो सेम ही रहेंगे। तो इसका आंसर होगा 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए सही होगा। 190 के लिए ऑप्शन ए, प्रोटॉन 7 के 7 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। नेक्स्ट है 191, द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द हेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 105 हमें गिवन है। हमें बताना है कि उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हैं। तो पहले तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास होती है, इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 105। कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी हमारे पास 5F14 6D3 एंड 7S2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 5F14 6D3 एंड 7S2। हमसे पूछा गया था कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं, तो ये तो सारे के सारे पेयर हैं। S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो भी पेयर है। D में जो है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 3 ही है, तो ये तीनों के तीनों जो होंगे वो अनपेड होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। इसमें जो है वो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5F14 3D 6D3 एंड 7S2। नेक्स्ट है हमारे पास द आयन मोलिक्यूल दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। हमें बताना है कि इसमें से कौन से ऐसा आयन या फिर मोलिक्यूल है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं। पहले तो CO में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने। कार्बन में जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 6, और ऑक्सीजन में हमारे पास 8 + 6 हो गया 14। मतलब कि हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 + 6 हमारे पास आ गया 13 और एक कैरी किया उसने 14। तो 192 के लिए जो हमारा आंसर होगा वो ए ही होगा। ये इसी में जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है। अगर हम इसमें देखेंगे 8 + 8 16 16 + 2 18 हो जाएगा, लेकिन हमें 14 चाहिए, तो सिर्फ पहले में ही आएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फॉल्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द लाइंस कैन बी डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर्स। बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइंस है उनको हम क्वांटम नंबर की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन 193 के लिए ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। नेक्स्ट है हमारे पास 194, द रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन। रेडियल वेव फंक्शन पूछ रहे हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, बोथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है और एजिमुथल पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी होगा 194 के लिए। ऑप्शन नंबर सी, रेडियल वेव फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है और साथ के साथ एजिमुथल क्वांटम नंबर पे भी जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 195, a mass spectrograph is an instrument which is capable of differentiating and identifying particles of different masses, of different charges, of positive and negative charges respectively, to different charge to mass ratio। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन डी है। जो हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चीजों को जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो के हिसाब से जो है वो डिफरेंशिएट करता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो चार्ज टू मास रेशियो को जो है वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इसमें से कौन सी जो है वो रॉन्ग है ये बतानी है हमें। कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज टू मास रेशियो। बोल रहे हैं कि जो हमारे कैथोड रेज होते हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये बिल्कुल सही है, आप कोई भी गैस उसमें चेंज करके देखिए, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज के केस में हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास
चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द एनोड रेज इज नॉट कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही है। एनोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे हम उसके अंदर गैस वेरी करते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो भी जो है वो वेरी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज नॉट कांस्टेंट, बोल रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन्स का मास भी सेम है, फिक्स रहता है, और उसका चार्ज भी जो है वो सेम रहता है। तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। चार्ज टू मास रेशियो फॉर द प्रोटॉन जो है वो फिक्स रहती है। एनोड के केस में इसलिए फिक्स नहीं रहती क्योंकि उसमें आयंस निकल रहे होते हैं गैसेस के, और गैस का जितना मास होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी चार्ज टू मास रेशियो वेरी होती रहती है। लेकिन प्रोटॉन्स बेसिकली H पॉजिटिव ही होते हैं, H आयंस को ही प्रोटॉन बोला जाता है, तो वो हमेशा उनका मास जो है वो फिक्स रहेगा। इसलिए जो है वो चार्ज टू मास रेशियो फॉर द प्रोटॉन जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास 197 क्वेश्चन। स्टेटमेंट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। प्रोबेबिलिटीज आर फाउंड बाय द सोल्विंग द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये बिल्कुल सही है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0 एंड लेट इट बी द एंड येट इट इज द मैक्सिमम। जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी जो है वो 0 की तरफ जाती रहती है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस आने पे जो है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है, और वो जो है वो मैक्सिमम है। उसके अंदर 0 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती एनर्जी की, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स बने होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो माइनस में होती है, और मैक्सिमम जो है वो 0 तक ही जा सकती है। 0 से बड़ी जो है वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एलिमेंट मे हैव द सेम वेव नंबर, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती है एलिमेंट की जिनकी जो है वो सेम वेव नंबर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग लेवल से जो है वो ट्रांजिशंस करती हैं, इसलिए उनका पास सेम जो है वेव नंबर नहीं हो सकता। तो 197 के लिए ऑप्शन जो सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 198 स्टेटमेंट है हमारे पास व्हेन द मोनोक्रोमैटिक एक्सरे आर अलाउड टू फॉल ऑन सम लाइटर एलिमेंट द स्कैटर्ड एक्सरे हैव द वेवलेंथ लार्जर देन द इंसिडेंट रे, दिस इफेक्ट इज, तो इस इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। जब हम मोनोक्रोमैटिक एक्सरे को किसी हल्के एलिमेंट के ऊपर डालते हैं तो जो लाइट स्कैटर होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट रे के, और इस इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 199 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की। तो पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, 3 भी सही है, तो इसके लिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आएगा। सभी की सभी जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है, सभी की सही जो है वो सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता। हमें पता है कि कोई भी ऐसी चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आती है तो वो जो है वो एक्सीलरेट होनी शुरू हो जाती है। कंडीशन ये है कि वो चार्ज होनी चाहिए, अनचार्ज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से जो भी ऐसी चीज होगी वो चार्ज नहीं होगी, वो जो है वो एक्सीलरेट नहीं हो पाएगी। अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एक्सीलरेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 201 द एंगुलर वेव फंक्शन फॉर एन एनएस ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है थीटा से भी और फाई से भी। इसका ऑप्शन जो है वो डी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। An orbital containing an electron having quantum number n is equal to 2, L is equal to 0, S is equal to +1 is spherical। L की वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, और S सब शेल जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो इसके लिए जो है वो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहले ही स्टेटमेंट जो है वो सही होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास 203 एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स में से लिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर टू, जो हीलियम का स्पेक्ट्रम है वो किसके सिमिलर माना जाता है, किसके सिमिलर होगा, हाइड्रोजन के, हीलियम पॉजिटिव के, सोडियम पॉजिटिव के और हीलियम पॉजिटिव के। तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा लिथियम पॉजिटिव के। हीलियम का जो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमें ढूंढना है इसमें से किसमें जो है वो आउटर मोस्ट बैलेंस, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 ही होता है, इसमें भी 1 होता है, हीलियम पॉजिटिव में भी 1 होगा, लेकिन लिथियम पॉजिटिव में हमारे पास लिथियम में टोटल 3 होते हैं, एक चला गया तो बचेंगे 2। तो इसलिए स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम जो है वो सेम देगा हमें, जो कि लिथियम पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिटल्स। जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला होता है बोहर के, वो होता है 0.53 इंटू एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ओमस्टोन। तो जो रेडियस है वो नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और एटॉमिक नंबर के जो है वो इनवर्सली होता है। यहाँ पे जो है वो रेशियो पूछी जा रही है फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स के, मतलब कि एन की वैल्यूज का स्क्वायर करना है। पहले के लिए एन की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगी, दूसरे के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तीसरे के लिए 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो रेशियो आएगी 1:4:9, मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। 204 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 205 है हमारे पास द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड बोहर ऑर्बिट टू दैट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड बोहर ऑर्बिट इज। हमें जो है वो एनर्जी की रेशियोज बतानी है डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस को और थर्ड और सेकंड के। पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे। डिफरेंस किस किस का निकालना है, पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट का, और साथ में तीसरे ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट का। तो इसको हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। पहले E1 निकाल लेंगे, E1 हमारे पास आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। E2 माइनस E1, ये हमारे पास आ गया -13.6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से 13.6 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा -1/4 प्लस 1। ये हो गया हमारे पास 13.6 इंटू 4 -1 प्लस 4, ये हो गया हमारा 13.6 इंटू 3/4। अब इसका निकाल लेते हैं। यहां से हमारे पास E2 तो सेम वही आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, और E3 हमारे पास आ जाएगा, E3 हमारे पास आएगा -13.6, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब E3 माइनस E2 निकाल लेते हैं, फिर से जो है वो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से फिर से जो है वो 13.6 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1/9 प्लस 1/4। तो ये हो गया हमारा 13.6 इंटू 36 माइनस का 4 प्लस का 9, ये हो गया हमारा 13.6 इंटू 5/36। क्योंकि हमें क्या करना है, रेशियोज निकालनी है, तो इसकी रेशियो इसके साथ करनी है तो इसको ऊपर रखना है, इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं। 13.6 इंटू 5 रेशियो 36, 13.6 से 13.6 कैंसिल, ये हो गया 3/4 इंटू 36/5। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27/5। तो हमारा आंसर आ गया 27/5। ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। 205 के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही है, 27/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 206 द क्वांटम नंबर विच इज डेजिग्नेटेड बाय letters S, P, D and F instead of
हमें बताना है कि जो है वो ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जिसको हम डेजिग्नेटेड करते हैं एसपीडी के की टर्म्स में, नंबर की फॉर्म में उसको नहीं लिखते हैं, उसको हम एसपीडी की टर्म में। तो एल जो है वो हमें एसपीडी की फॉर्म के बारे में बताता है, तो इसके लिए जो है वो हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो एल को ही, एल क्वांटम नंबर को ही हम एस पी डी या एफ की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 207। In a given atom, no two electron can have the same value of 4 quantum number. This is called, एक लॉ है हमारे पास जो हमें ये कहता है कि एक एटम के अंदर ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं जिनके पास जो है वो सेम, चारों के 4 क्वांटम नंबर्स की जो है वो सेम वैल्यू हो। तो ये हमें बताता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमें ये स्टेटमेंट देता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, 207 के लिए डी ऑप्शन होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसे किसी भी एटम के अंदर ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं जिनके लिए जो है वो चारों के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो। ऐसा कोई भी जो है वो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम 4 के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा क्वांटम नंबर हमेशा वेरी करेगा किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ये स्टेटमेंट है हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स showed for the first time that the atom has, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा था, उसके एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। 2008 के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। न्यूक्लियस, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन निकल 2 पॉजिटिव। हमें बताना है कि निकल 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेड है। जो हमारा निकल होता है, निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 28। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 4s2 3d8। हमें बताना है निकल 2 पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4s0 एंड 3d8। तो अब अगर हम 3d को फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें ये वाले 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन अनपेड बच गए हैं, तो इसका आंसर होगा 2। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए सही है 209 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 210। 2p ऑर्बिटल हैव, 2p के लिए n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और p कब होता है, जब l की वैल्यू 1 होती है। तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा 210 के लिए। ऑप्शन सी जो है वो राइट। क्वेश्चन है हमारे पास 211। द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। उस ये जो स्टेटमेंट है कि 2p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है वो एग्जैक्ट पाथ नहीं बताया जा सकता, ये कौन सी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, ये स्टेटमेंट जो है वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, हमें ये बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम टाइम पे उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम जो है वो एक्यूरेट नहीं बता सकते। दोनों चीजों को हम सेम टाइम पे एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। तो यही जो है वो ये स्टेटमेंट भी कहती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ 2p एंड 3p ऑर्बिटल रिगार्डिंग। 2p और 3p में कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसके अलावा इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली ही हमें यही बताना है। तो इन दोनों में जो है वो शेप का डिफरेंस है। एक का शेप जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और एक की शेप जो है वो थोड़ी ही छोटी होती है। तो इनके बीच में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है शेप के अलावा। तो ऑप्शन ए जो है वो 212 का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 213। अ फोटोन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक देन इन द विजिबल रीजन एक्सिस। हमें बताना है कि कोई रीजन एक्स है उसके अंदर जो फोटोन्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू विजिबल के। तो हमें बताना है कि एक्स जो है वो किस में जो है वो लाई करता है,
क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है तो मतलब कि उसकी वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए। वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए मतलब कि वो उसकी वेवलेंथ जो है वो यूवी रेडिएशन में आएगी। हमारी जो यूवी रेडिएशन होते हैं उसकी वेवलेंथ हमारे विजिबल रीजन से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 213 ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 214। The electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p2 corresponds। तो इसमें से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, गिवन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से किसकी है? तो ये है हमारे पास 2, 4, 6, 6 4 10, 10 तो 12, 12 तो 14, 14 नंबर पे हमारा इनमें से कौन सा आता है? 14 नंबर पे हमारी आती है सिलिकॉन। तो 214 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऐसे पी ऑर्बिटल में जिनमें n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 0 है। जब इन्होंने यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 लगाया तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचेगी कि उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते पी ऑर्बिटल में। जब m की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही आ सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारे पास ए होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 216। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट। इसमें से जो है वो कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, हमें इसमें से गलत वाली बतानी है। तो हमें पता है कि कॉपर एंड क्रोमियम दो ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करवाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत लिखी हुई है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होके यहाँ पे होना चाहिए। इस कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारे पास 3d10 4s1। 4s में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो गलत सही होगा। इसमें जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत लिखी हुई है। कॉपर जो है वो हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है जो कि होती है 4s1 एंड 3d10। नेक्स्ट है हमारे पास 217। द नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस एंड नॉट द दिस विच इज डिटरमाइंड बाय। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नाइट्रोजन की ये होती है कि सभी पी में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा नहीं होता है कि जेड वाला खाली रह जाए और एक्स वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये कौन से लॉ को जो है वो सपोर्ट करती है? ये जो है हमारा हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करती है। हॉर्न्स रूल हमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं हो सकते जब तक कि सब में सिंगल नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सी को फॉलो कर रही है, हॉर्न्स रूल को। तो 217 का जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 218। अ न्यूट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूट्रल एटम जो है वो उसमें जितने उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 219। द रेडियस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। हमें जो है वो न्यूक्लियस का रेडियस बताना है, वो होता है 10⁻⁻15। तो 219 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय। कैथोड रेज जो है वो किसके द्वारा डिफ्लेक्ट किए जाते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा भी डिफ्लेक्ट किए जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा भी। तो जो कैथोड रेज है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। 220 के लिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट है। कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 221। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन एटम एक्सपेक्ट आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड। उसके आउटर ऑर्बिट को छोड़ के बाकी वाली पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो बाकी वाले पार्ट को हम बोलते हैं कर्नल। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट होगा 221 के लिए। सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसको छोड़ के बाकी जो सारा का सारा एटम होता है उसको हम कर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल फॉर विच L इज इक्वल टू 3। L इज इक्वल टू 3 के लिए जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ सकते हैं हमें ये बताना है। पहले तो देखते हैं कि L इज इक्वल टू 3 के लिए, L इज इक्वल टू 3 के लिए
जो है वो L इज इक्वल टू 3 कौन से सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 जो है वो S को करता है, 1 जो है वो P को करता है, 2 जो है वो D को करता है, 3 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा F को, और F में टोटल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 222 के लिए ऑप्शन ए जो है वो सही है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर L की वैल्यू 3 हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 223। स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हेन द एजिमुथल क्वांटम नंबर इज L इज इक्वल टू 1 द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज, L इज इक्वल टू 1 जो है वो P को रिप्रेजेंट करता है और P की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। 223 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, डम्बल शेप। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द M शेल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 इज, हमें बताना है कि M शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 24 के लिए। ये हमारा ये हो जाएगी हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आ गया हमारे पास 4s1 एंड 3d5। ये बेसिकली क्रोमियम है हमारे पास। अब हमें बताना था, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा केल शेल, के शेल, ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा, इसको छोड़ दें अगर हम 4s1 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा होगा एम शेल। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो इसमें जो है वो 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए सही होगा। 224 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट वन है। एम में हमें बताना था, जो एम जो है वो हमारा थर्ड शेल होता है, और थर्ड में हमारे पास 3s 3p और 3d आ रहा है। तो 3s में 2 है, p में जो है वो हमारे पास 6 है, और d में हमारे पास 5 है। तो 6 + 2 8, 8 + 5 हमारे पास 13, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो एम में प्रेजेंट होंगे। तो 224 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, पी ऑर्बिटल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें ये बताना है। तो एक पी ऑर्बिटल, सिर्फ इन्होंने ये नहीं पूछा कि पूरा का पूरा पी शेल में कितने आ सकते हैं, इन्होंने बोला कि पी का कोई भी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो वो जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है विद अपोजिट स्पिन। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, न्यूक्लियस के साइज से ही जो है वो रिलेट करता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 227, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। 227 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं किसी एटम के अंदर, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमें ये बतानी है। देयर आर 7 प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, यहाँ टोटल 7 प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स हैं। ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि 7 प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल हैज 4 सब एनर्जी लेवल्स एंड कंटेन्स द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। सेकंड में हमारे पास जो है वो 3 ही होते हैं और वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल विद एन कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी सही होगी। 228 के लिए हमारे पास सी वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, द ट्रांजिशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल रिजल्ट इन, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे से पहले में आया, मतलब कि एनर्जी को उसने लूज किया, तो ये हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। 229 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वन अनदर, इनमें से कौन से जो है वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, तो सोडियम पॉजिटिव में 10 होंगे, नियोन में भी 10 होंगे, तो ऑप्शन ए ही राइट है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास,
डिफरेंट लाइन इन द लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन द लेमन सीरीज जो है वो हमारी यूवी पार्ट में यूवी रीजन में जो है वो लाई करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा 231 के लिए। जो हमारा लेमन सीरीज है वो यूवी में आती है, बाल्मर सीरीज जो है वो हमारी विजिबल में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एफ सब शेल में जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एफ में जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 232 के लिए सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। हमें जो है वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है कि इसमें से कौन सी होगी। वैसे तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू हम यूज करते हैं वो होते 6.26 इंटू 10 की पावर -34 जाउल सेकेंड, लेकिन ये जाउल सेकेंड में नहीं है, ये अर्ग में है। और एक अर्ग में जो है वो 10 की पावर 7 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.625 इंटू 10 की पावर -27। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट है। 233 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास द सिंबल ऑफ द एलिमेंट हुज एटम हैव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है 2s2 और 2p3, मतलब कि इसके आगे 1s2 और होगा। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो 7 नंबर पे हमारी आती है नाइट्रोजन। तो इसका सिंबल होगा N। ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। 234 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सीन through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because alpha particles are much heavier than the electron. Alpha particles are positively charged. Alpha particles move with the high velocity. Most of the part of the atom is empty. तो इसके लिए 235 के लिए डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। वो आर पार इसीलिए निकल गए थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एटम का वो खाली है। ये हमें बताया था रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने। नेक्स्ट हमारे पास 236 द इलेक्ट्रॉन लेवल विच अलाउज द हाइड्रोजन टू एब्जॉर्ब फोटोन बट नॉट टू एमिट। कौन सा ऐसा एनर्जी लेवल है जो हाइड्रोजन को फोटोन एब्जॉर्ब करने देता है लेकिन उसको एमिट नहीं करने देगा। वो है हमारे पास 1s है। वो उसको एब्जॉर्ब तो करने देगा लेकिन वो उसको एमिट जो है वो नहीं करने देगा। नेक्स्ट है हमारे पास 237। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ चार्ज टू मास रेशियो इज। हमें चार्ज टू मास रेशियो को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे वाला रखना है कि किसकी सबसे कम होगी। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है तो इसकी तो 0 होगी। तो सबसे पहले तो न्यूट्रॉन आएगा। तो 3 ऑप्शन है जिसमें न्यूट्रॉन्स है। अब हमें ये देखना है कि बाकी बचे हुए में से जिसका मास ज्यादा होगा उसकी छोटी होगी। तो अब अल्फा का मास जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी चार्ज टू मास रेशियो की वो छोटी होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के। तो पहले हमारे पास न्यूट्रॉन आएगा, उसके बाद हमारे पास अल्फा आएगा, उसके बाद जो प्रोटॉन होता है उसका मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो फिर प्रोटॉन आएगा। और सबसे कम मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। और सबसे ज्यादा फिर चार्ज टू मास रेशियो आएगी वो इलेक्ट्रॉन की आएगी। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। पहले न्यूट्रॉन, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। कैसे आए? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो उसकी तो 0 होगी। उसके बाद अल्फा का मास जो होता है वो ज्यादा होता है। अल्फा जो है वो हीलियम 2 पॉजिटिव होते हैं तो इसका जो होता है मास ज्यादा होता है, जिसके कारण मास ज्यादा होगा तो E2 चार्ज टू मास रेशियो जो है वो छोटी हो जाएगी, इसलिए फिर अल्फा आया। उसके बाद प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो फिर प्रोटॉन आया, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लास्ट में बचा था और उसका साइज भी जो है वो, उसका जो मास भी होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं तो ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे हम पहले वो माइनस में होती है, माइनस से धीरे धीरे कम होती होती वो, जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो वो एनर्जी 0 हो जाती है। तो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास द मास ऑफ एटम इज कॉन्स्टिट्यूट मेनली बाय। तो जो एटम का मास होता है वो किसके कारण होता है? जो एटम का मास होता है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 240 which quantum number is sufficient to describe the energy
टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि सफिशिएंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए हाइड्रोजन एटम के अंदर? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा बी, एन से ही हमें पता लग जाएगा, एन ही काफी है। अगर हमें एन की वैल्यू पता है तो भी जो है वो हम हाइड्रोजन के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन nth शेल। तो इसके जो है वो ऑप्शंस गलत हैं। n शेल्स में जो है वो वैसे तो 32 आ सकते हैं, तो इसके लिए 441 के लिए जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होएगा। कोई भी अगर n शेल है उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 32 जो है वो उसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 242 बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। बोहर का मॉडल जो है वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और द आयन कंटेनिंग द वन इलेक्ट्रॉन ओनली, द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये जो है वो बी स्टेटमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। जो हमारा बोहर्स मॉडल है वो हमें ऐसे सभी एटम जिसमें एटम्स या फिर आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके बारे में जो है वो हमें बता सकता है। तो 242 के लिए जो बी ऑप्शन है वो राइट है। जो बोहर का मॉडल है वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पे जो है वो बेस्ड है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैक्सिमम वेवलेंथ इज। ऐसी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताने जिसकी जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो इनमें से। तो इनमें से जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास होती है रेडियो वेव्स की। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following possible values of n, l and m of an atom having the maximum value of m is equal to +2। हमें बताना है कि वो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है एन की, एल की और एम की, जिसके लिए एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +2 ही हो बस। मतलब कि एम की वैल्यू हमें पता है कि वो +L से लेके -L तक जाती है। अगर एल की वैल्यू हमारे पास, एम की वैल्यू अगर +2 आ रही है मतलब कि जो एल की वैल्यू होगी वो 2 है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो वो 2 से बड़ा हो सकता है, मतलब कि वो 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन में। तो एन की वैल्यू तो इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन एल की वैल्यू ना ही 3 हो सकती है 2 हो सकती है। लेकिन ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। n = 3, l = 2। क्योंकि 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा तो m की वैल्यू भी +3 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू +2 ही होनी चाहिए। अगर +2 होनी चाहिए तो l की वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 245 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है हमें बतानी है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑन ए प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी सही है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम वेट, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो 245 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।